दोस्तों, दुनिया में लगभग प्राचीन सभ्यताओं में मौत के बाद की यात्रा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जब हम प्राचीन इजिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर मौत के बाद की जिंदगी को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। प्राचीन इजिप्ट के फेरोज के लिए विशाल पिरामिड्स बनाए जाते थे। उनके सम्मान में पिरामिड्स के आसपास बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनाए जाते थे। उनके टोंग्स हीरे जवाहरात और कई जरूरी चीजों से भर दिए जाते थे। उनके मौत के बाद कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते थे जिससे मौत के बाद की उनकी यात्रा सफल हो सके। ये यात्रा होती थी गॉड ऑफ डेथ यानी कि मौत के देवता के पास तक जाने की। लेकिन प्राचीन इजिप्शियन ऐसा क्यों करते थे और ये मौत के देवता थे कौन? आखिर इजिप्शियन लोग किसी फेरो की मौत के बाद उसकी बॉडी को इतना प्रिजर्व करके क्यों रखते थे? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा, तो बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्राचीन इजिप्ट की सैर पर। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट में आत्मा को अमर माना जाता था। वहाँ के लोग मानते थे कि मौत के बाद उनके राजा फील्ड ऑफ रीड में जाते हैं। इजिप्शियन में इसे आरू कहा गया है। ये जन्नत जैसी एक जगह होती है जहाँ आत्मा की मुलाकात ओसिरिस से होती है। अब इससे पहले कि हम ओसिरिस के बारे में बताएं, हमें आरू को समझ लेना चाहिए। प्राचीन इजिप्शियन के अनुसार पृथ्वी पर हमारा जीवन हमारी अमर आत्मा के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। आरू को एक ऐसी जगह माना गया है जहाँ हमारी आत्मा हमेशा के लिए जन्नत में रहती है। उसे न कोई बीमारी होती है, न कोई दुख होता है और न ही उसकी मौत होती है। प्राचीन इजिप्शियन पेंटिंग्स और इंग्रीमेंट्स में से एग्रीकल्चर के लिए हेवन माना गया है। मौत के बाद इंसान इसके गेट से होते हुए नील नदी के किनारे के खूबसूरत जमीन पर चलते हैं और यहाँ के छायादार पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। यहाँ उन्हें धरती पर किए गए अच्छे कर्मों के लिए कई प्रकार के इनाम मिलते हैं। ये जगह उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने धरती पर रहकर कुछ अच्छे काम किए हो, जो दिल के साफ और नेक हो। लेकिन आरू तक जाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। जब एक फेरो को एक टोंग में दफना दिया जाता है तो उन्हें आरू तक पहुँचने से पहले जलते हुए अंडरवर्ल्ड से होकर गुजरना पड़ता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में अंडरवर्ल्ड को दुआत कहा गया है। ये तारों तक जाने का एक रास्ता होता है। मौत के बाद जब आत्माएं टोंब से होती हुई अंडरवर्ल्ड में पहुंचती है तो उन्हें हॉल ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य के दरबार में रुकना पड़ता है। यहाँ सिर्फ फेरोज को ही नहीं बल्कि आम आत्माओं के लिए भी सेम बिहेवियर किया जाता है। सत्य के इस दरबार में गॉड ऑफ डेथ बैठे हुए होते हैं। उनके सामने एक तराजू होता है और इस तराजू के एक तरफ सफेद पंख होता है जिसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सोइल माना जाता है और तराजू के दूसरी तरफ एक एक करके लोगों के दिल को रखा जाता है। और अगर किसी इंसान का दिल पंख से भारी निकलता है तो उस दिल को एमिड नाम के क्रोकोडाइल गॉड खा लेते हैं और उस इंसान की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उस इंसान का दिल पंख के कंपैरिजन में हल्का होता है तो गॉड ऑफ डेथ अपने मंत्रियों के साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं और अगर वो इंसान सच में प्योर होता है तो उसके लिए आरू का दरवाजा खोल दिया जाता है जहाँ उसकी आत्मा हमेशा के लिए खुश और अमर रहती है। इन सभी बातों से ये क्लियर हो जाता है कि गॉड ऑफ डेथ यानी कि मौत के देवता का इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल था और वही उनकी आत्माओं का फैसला करते थे। लेकिन हमारा सवाल तो वही का वही है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गॉड ऑफ डेथ कौन थे और वो आए कहाँ से थे? जी हाँ, ओसिरिस को ही हम गॉड ऑफ डेथ कहते हैं। लेकिन ओसिरिस के गॉड ऑफ डेथ बनने की कहानी अनुबिस से होकर गुजरती है। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट के पहले किंगडम से लेकर आखिरी किंगडम तक हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि इजिप्ट के लोग हमेशा से ही मर चुके लोगों के लिए बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग्स बनाया करते थे। उनके सिविलाइजेशन में मर चुके इंसान की बॉडी का खराब हो जाना उसे मरने से भी खतरनाक माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी इंसान की बॉडी को कुछ भी नुकसान होता था तो उसे आरू के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, अब चाहे वो अपनी लाइफ में कितना भी प्योर और ऑनेस्ट क्यों ना रहा हो। प्राचीन इजिप्शियन अपने राजा और रानी की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड्स बनाया करते थे और उनके टोंग्स में बेशुमार दौलत रखी जाती थी जिससे कि मौत के बाद का उनका सफर बेहद ही सुखद हो सके। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस दौलत के लालच में चोर इन टोंग्स को लूट लिया करते थे। आज इजिप्ट में मौजूद एस्ट्रोलॉजिस्ट भी ऐसा ही कर रहे हैं और प्राचीन इजिप्शियन राइट्स एंड रिचुअल को तोड़ रहे हैं। 2600 बीसी के बाद बनी इजिप्शियन टोंग्स में हमें एक और इंटरेस्टिंग क्रिएचर को देखने को मिलता है। इन टोंग्स में जगह जगह पर जाकल गॉड की पेंटिंग और स्टैचू बनाया गया है। लेकिन ये जाकल गॉड कौन थे? इन्हें टोंग्स में बनाने का क्या मकसद था? जाकल यानी कि एक शियार होता है, एक ऐसा जानवर जो नील नदी के आसपास बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये प्राचीन इजिप्ट में मरे हुए इंसान के कब्रों को खोदकर लाश को खा जाते थे जिससे मौत के बाद की उसकी यात्रा खत्म हो जाती थी। इससे बचने के लिए प्राचीन इजिप्शियन जाकल गॉड की पूजा करते थे। ये जाकल गॉड थे एनुबिस। ऐसा माना जाता है कि एनुबिस मर चुके लोगों के कब्र की रक्षा करते थे और उनकी लाश को सुरक्षित रखते थे। यही कारण है कि अनुबिस को प्राचीन इजिप्ट में बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। आज हम इजिप्ट को दो वजह से जानते हैं। पहला तो वहाँ मौजूद विशाल पिरामिड्स और दूसरी उनके अंदर रखी ममीज। बचपन से लेकर आज तक जब भी हमारे मन में इजिप्ट का ख्याल आता है तो यही दो चीज हम सबसे पहले इमेजिन करते हैं। प्राचीन इजिप्शियन मर चुके लोगों की बॉडी को सड़ने और डैमेज होने से बचने के लिए उन्हें ममीज में कन्वर्ट कर देते थे। कहा जाता है कि ममीज बनाने का तरीका इजिप्शियन को अनुबिस ने ही सिखाया था। अनुबिस ने सबसे पहले ओसिरिस के डेड बॉडी को मम्मी बनाया था। अब ओसिरिस के मौत को समझने के लिए हमें प्राचीन इजिप्ट की एक और कहानी को जानना होगा। दोस्तों, सेट को प्राचीन इजिप्ट में युद्ध, पराजकता और तूफानों का देवता माना जाता था।
वहीं शुरुआत में ओसिरिस एक महान राजा हुआ करते थे, तब वो गॉड ऑफ द डेथ नहीं थे। कहा जाता है कि सेट ने ही ओसिरिस को मार डाला था। आखिर इसका रीजन क्या था? तो दोस्तों, प्राचीन इजिप्शियन के लोग कहते हैं कि ओसिरिस सेट की पत्नी देवी नेफ्टिस के प्यार के चक्रव्यूह में फंस गए थे। जब ये खबर सेट तक पहुंची तो तब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने ओसिरिस को मारकर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक बॉक्स में भरकर नील नदी में फेंक दिया। ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने उस बॉक्स को ढूंढ लिया। वो कैसे भी करके अपने पति को वापस जिंदा करना चाहती थी और इसके लिए वो गॉड ऑफ डेथ अनुबिस के पास गई और उनसे ओसिरिस को जिंदा करने की रिक्वेस्ट की। अनुबिस न सिर्फ ओसिरिस को जिंदा कर दिए बल्कि उन्होंने ओसिरिस को हॉल ऑफ द ट्रूथ एक जज के रूप में जगह भी दे दी। समय के साथ साथ ओसिरिस का रुतबा हॉल ऑफ ट्रूथ में बढ़ता गया और उन्होंने अनुबिस की जगह ले ली। हालांकि इसमें अनुबिस और ओसिरिस के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अनुबिस ओसिरिस के साथी बनकर रहे और अब उनका काम था आत्माओं को टॉम्स से अलग करके अंडरवर्ल्ड तक लाना। माना जाता है कि अनुबिस न सिर्फ ग्रेव और टॉम्स की रक्षा करते थे बल्कि जब किसी टॉम्स के अंदर आत्मा जागती थी और उसके अंदर बने हेरोग्लाइट्स बढ़ती थी तो अनुबिस वहाँ पर प्रकट हो जाते थे। उसके बाद वो उस आत्मा को हॉल ऑफ द ट्रूथ तक लाते थे जहाँ पर उसका दिल तराजू पर रखकर तोला जाता था। उसके बाद उसके लाइफ का फैसला किया जाता था। अनुबिस को आज भी प्राचीन इजिप्शियन कल्चर में एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिला हुआ है और उन्हें एक महान लीडर और गॉड के रूप में याद किया जाता है। दुनिया के अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशन में अनुबिस जैसे देवताओं का जिक्र देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी में क्रोनोस के बेटे हेडस को गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। रोमन माइथोलॉजी में प्लूटो को अंडरवर्ल्ड का रोलर कहा जाता है। पार्सियन लोग वास्तुविदत्त को मौत के बाद की दुनिया का देवता मानते थे और हमारे देश भारत में ये जगह यमराज को दी गई है। तो क्या मौत के बाद सच में इंसान जिंदा रहता है और क्या सच में हमारी आत्मा अमर होती है? क्या हमारे आज के कर्म ये फैसला करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में? दोस्तों, क्या लगता है आपको, मौत के बाद की दुनिया असल में होती है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।